नमस्कार स्टूडेंट, मैं श्याम सुंदर शर्मा बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछली वाली कक्षाओं में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, जिसमें पीएच पर 0 से 14 तक चिन्ह अंकित होते हैं और अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन, पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। अलग अलग विलयन की पीएच भी हमने पढ़ी थी। रक्त की पीएच 7.4 होती है, शुद्ध जल की 7 होती है, 1 मोल NaOH की सबसे अधिक 14 होती है, नींबू के रस की 2.2 और जट रस की 1.2। अब हम पढ़ते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। सबसे पहले उदर में, या हम कह सकते हैं आमाशय में। आमाशय जो होता है वो हमारे पाचन तंत्र का भाग होता है, जिसमें हम जो भोजन करते हैं वो भोजन आमाशय में जाकर के कुछ समय तक एकत्रित रहता है, जिसे हम उदर भी कहते हैं। आमाशय के अंदर HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हमारे उदर में HCl अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उदर में उपस्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, लेकिन अपच की स्थिति में, अपच होने पर, अपच का मतलब यदि हम खाना आदि खाते हैं वो भोजन पूरा पचता नहीं है, तब अपच होता है। अपच होने पर आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ती है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। अगर अपच हो जाती है तो हमारा पेट दर्द करता है और जलन करता है, तो इसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे एंटासिड का प्रयोग करते हैं। इसकी पीएच हमने बताई थी 10 होती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये एंटी एसिड होता है, एंटासिड के रूप में काम लेते हैं। तो परीक्षा में सवाल पूछते हैं पेट की अम्लता के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड का। तो यदि आता है पीएच का आमाशय में दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो आपको ये बताना। पहले उदर में HCl अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, और अपच होने पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेट दर्द और जलन होता है। इसके उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है दंतक्षय। दंतक्षय का मतलब है दांतों को नुकसान होना या दांतों की हानि होना। दांतों की हानि कब होती है या दंतक्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तब दंतक्षय प्रारंभ होता है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब दंतक्षय प्रारंभ होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया
उपस्थित जीवाणु कह सकते हैं, शेष भोजन पर क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल से दांतों का इनेमल नष्ट होता है, जिससे दंत क्षय होता है। दांतों का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और सबसे कठोर भाग होता है, फिर भी वो नष्ट हो जाता है। इसके कारण दांतों में गड्ढा या कैविटी हो जाता है। इसके उपचार के लिए भोजन के बाद मुंह को अच्छी तरह पानी से साफ करना चाहिए, और दूसरा होता है क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। पहला उपचार क्या होगा? भोजन के बाद मुंह को साफ करना पानी से, साफ करना। दूसरा होता है क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। ताकि मुंह में जो है अम्ल वो नष्ट उदासीन गण क्रिया से कम प्रभावी हो। ये 2 पॉइंट है पीएच के मैथ में। एक और होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा, जब वर्षा जल का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी जब वर्षा जल का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तब उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्ल वर्षा से फसलों को, वातावरण को नुकसान पहुंचता है। तो पीएच के 3 मैथ थे। एक तो था आमाशय के अंदर अम्लता के उपचार में, दूसरा दंत क्षय के रूप में, और तीसरा होगा अम्ल वर्षा के रूप में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। साबुन। साबुन क्या होते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो हम सामान्यतः जानते हैं साबुन जो होते हैं वो कास्टिक सोडे से और तेल की क्रिया से बनाया जाता है। तो सवाल आता है साबुन क्या होता है? तो साबुन उच्च वसा अम्लों, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों कि सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन जो है कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का सूत्र क्या होगा? RCOONA। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं RCOONA। जहाँ पर R जो होगा वो C17H3135 होता है।
R का मान C17H35 होता है। अब साबुन बनाने की विधि, वसा तेलों की क्रिया जब NaOH कास्टिक सोडे से कराई जाती है या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो बनता है साबुन, और साथ में बनता है ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार वसा तेलों की क्रिया NaOH से करा करके साबुन बनाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं साबुनीकरण। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जब वसा तेलों की क्रिया NaOH से कराई जाती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। इस साबुन बनाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अब आपके आता है साबुन बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? वैसे तो आप देखोगे तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन सब सीख जाते हैं तो कठिन नहीं होता है। तो पहले 3 कार्बन लगाना है ऐसे, सब के आगे एक एक लाइन, यहाँ पर H2 क्योंकि 2 लाइन है ना, यहाँ H और यहाँ पर हो जाएगा H2। यहाँ लिखना है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी ऐसे लिखना है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर लिखना है C17H35, यहाँ पर भी C17H35, C17H35। ये जो है सूत्र किसका बनेगा? तेल का। जो वसा अम्ल जिसे हम कह रहे हैं ना, वसा तेलों की क्रिया, जो खाद्य तेल होते हैं उनको वसा तेल कहते हैं, उसका सूत्र होता है ये। इसकी क्रिया जब कराएंगे NaOH से, 3 अणु लेंगे इसके। तो अगर हम समझने के लिए सबको अलग अलग लिखें, एक NaOH यहाँ लिख देते हैं, एक NaOH यहाँ लिख देते हैं, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे। तो इसमें समीकरण कैसे बनेगा? इसको सीधा करके लिखेंगे। इसको इधर लिख देंगे C17H35, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा Na। तो ये देखो R लिख सकते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड O Na। ये क्या बन गया है? साबुन। प्लस क्या बनेगा? तो इस सूत्र में सब में ये जब अलग होगा तो पीछे बच गया ये CS2, CS2, सब के आगे रहेगा OH। इससे कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो सवाल आता है साबुन के साथ सह उत्पाद क्या बनता है? साबुन के साथ सह उत्पाद बनता है ग्लिसरॉल, जैसे कि हमने यहाँ भी लिख दिया है। साबुन जो होता है वो केवल मृदुचल में उपयोगी होता है। साबुन केवल मृदुजल में उपयोगी होता है। कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये अंतर भी होता है साबुन और अपमार्जन, जो हम इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम साबुन के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो ये है साबुन बनाने की विधि, साबुन का सूत्र और साबुन बनाने का समीकरण। अब हम पढ़ेंगे साबुन बनाने की, साबुन की संरचना। साबुन का जो अणु होता है, एक अणु, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सूत्र कैसे बनाते हैं, उसका संरचना सूत्र।
तो ये हटा दूँ मैं। साबुन की संरचना। साबुन का जो अणु होता है उस साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। अगर हम संरचना बनाएं ऐसे तो दो भाग होंगे। इसमें ये जो सिरा होगा वो होता है ध्रुवीय सिरा। ये जो सिरा होता है वो होता है अध्रुवीय सिरा। तो हम यहाँ पहला भाग लिख सकते हैं ए ध्रुवीय सिरा। ये जो होता है वो आयनिक होता है। ये सिरा आयनिक होता है। यह है जल रागी होता है, अर्थात जल में विलय होता है। ध्रुवीय सिरा जो है आयनिक सिरा होता है और जल रागी होता है, जल स्नेही भी कह सकते हैं, अर्थात जल में विलय होता है। जबकि दूसरा जो सिरा होगा अध्रुवीय सिरा। ये सिरा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का सिरा होता है। यह है जल विरोधी होता है, अर्थात जल में अविलय होता है। साबुन की संरचना में क्या लिखेंगे? साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, ध्रुवीय सिरा और अध्रुवीय सिरा। ध्रुवीय सिरा जो होगा वो आयनिक होगा। आयन का मतलब COO- यहाँ रहेगा, ये रहेगा भाग R वाला। तो ये जल रागी होता है, अर्थात जल में विलय होता है, जबकि अध्रुवीय सिरा जल विरोधी होता है, जल में अविलय होता है। तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। इसमें एग्जैक्ट अगर हम चित्र बनाएं तो इसमें जितने भी ये पॉइंट हैं उन पॉइंट्स पर आपको CS2 बनाना है। और ये पॉइंट कितने होंगे? टोटल 17। CS2 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 ऐसे कुल 17 बार CS2 लिखना है। CS2 CS2 टोटल 18 होगा तो यहाँ एक COO- हो जाएगा, क्योंकि 17 सूत्र क्या था? C17H35 C⋯ONA। ये 17 C हो गए और ये एक C यहाँ पर आ गया। ये साबुन की संरचना है।
साबुन की संरचना। इस संरचना से ही साबुन की मिसेल संरचना का निर्माण होता है, जो हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। साबुन की मिसेल संरचना का चित्र बनाइए सवाल ऐसा आता है, तो हम इसका चित्र बनाते हैं। साबुन की मिसेल संरचना। साबुन की मिसेल संरचना। हम जब कपड़ों को धोते हैं साबुन से, तो उस कपड़े को 2-3 बार अलग अलग पानी से निकालते हैं, जिससे कपड़े पर से साबुन हट जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साबुन को जब हम लगाते हैं तो उसकी एक मिसेल संरचना बनती है। वो मिसेल संरचना कपड़ों पर लगी गंदगी को, दाग धब्बों को पकड़ करके कपड़े पर से हटा करके पानी में ले आती है, जिसके कारण ही कपड़े धोने के बाद पानी जो होता है वो गंदा या मटमैला हो जाता है, क्योंकि गंदगी जो होती है वो कपड़ों पर से हट करके पानी में आ जाती है। तो वो साबुन के अणु किस प्रकार से गंदगी को हटाते हैं? जल के बाहर जो होता है वो साबुन के अणु ऐसे व्यवस्थित होते हैं जिसमें जल रागी सिरा जो होता है वो अंदर की ओर, जल विरागी सिरा बाहर की ओर होता है। लेकिन जब हम कपड़ों को रगड़ते हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इसका जल विरोधी भाग तो होता है अंदर की ओर और जल रागी भाग होता है बाहर की ओर, इस प्रकार से। ये तेल या धब्बा कह सकते हैं। ये सब जो होंगे उसमें COO- लिखना है। ये आयनिक सिरा का ये सिरा होता है वो अध्रुवीय सिरा। ये जो है वो साबुन की मिसेल संरचना है। 1 नंबर का सवाल आता है साबुन की मिसेल संरचना का चित्र बनाइए, तो आपका ऐसा चित्र बनाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।